आज हम बात करते हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एचिंसन आयोग 1886 गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। इस्लिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसने शुरू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में। व्यक्तिगत का सिद्धांत तथा राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ हो उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउट्रम रिपोर्ट। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य कौन से थे? तो सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। उसके बाद हम बात करते हैं अवध कब हुआ था? तो 1856 में। चतुराई निष्क्रियता की नीति किसने संबंधित है? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? यानी स्ट्रैची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। प्रमुख ब्रिटिश क्षेत्रों के अधिकार और उनके वायसराय। नेपाल वर्ष 1816 गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो। भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस। बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ और उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा था? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1882 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद हम बात करते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावसजी डाबर के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं 1855 ईस्वी में
भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पाणिकर ने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज कहा। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक है तिनकठिया। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग को नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया। उसके बाद है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। तो एक थी स्थायी व्यवस्था बंदोबस्त यानी जमींदारी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में की थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। उसके बाद इसका समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी उसके बाद हम बात करते हैं रैयतवाड़ी की। तो टॉमस मुनरो 1820, बम्बई, मद्रास और असम, समस्त ब्रिटिश भारत का 51%। उसके बाद है भूमि का मालिक जो होता था इसमें किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। कर की दर 33 से 55% होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं महालवाड़ी प्रथा। तो महालवाड़ी प्रथा में होल्ट मैकेंजी 1822, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका समस्त ब्रिटिश भारत का 30% मिलता था। समस्त ब्रिटिश भारत का लगभग कितना? 30%। और भूमि पर गांव का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी, है ना। इनकी जिम्मेदारी किसकी थी? मुखियाओं की थी। और कर की दर लगभग 60% थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता हो गई, कृषि में ठहराव तथा उन्नति आई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नव जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यिकीकरण भी हो गया। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाणे तक प्रथम रेल चलाई गई। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा में फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक कल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा सन 1857 की क्रांति। थैंक यू सो